तो आज की क्लास से हम अपना सेकेंड ईयर का चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और कोशिश पूरी है कि इस चैप्टर को बस ख़त्म करें आज, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके एमडी कैट में पीएमटीसी के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं सेकेंड ईयर से, क्योंकि इस चैप्टर की जो इंटरनल फंक्शंस हैं ना वो बहुत मसले वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनको याद रखना, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इस सब को ख़त्म कर सकें और बहुत अच्छी तरह हम इसको पढ़ सकें। सर टॉपिक जो मैं आज पढ़ाऊँगा वो सारे इस एस एल ओज़ के वाइज होंगे और सारे एस एल ओ क्लियर करेंगे, मगर क्योंकि ये एस एल ओ दिखने में तो छोटे हैं मगर ये इंतहाई बड़े डिटेल हैं इनके पीछे, तो मैं उस डिटेल को कवर करूँगा आज इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन बताता हूँ मैं क्या होती है। रिप्रोडक्शन इज़ द मैकेनिज्म बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस एंड मेंटेन स्पीशीज़। तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी न्यू जनरेशंस को रिप्रोडक्शन के ज़रिए, एंड मेंटेन, इसी के साथ साथ वो मेंटेन करते हैं न्यू स्पीशीज़। ठीक है। रिप्रोडक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सिलेबस में हमारे पास पीएमटीसी में इस बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। एसेक्सुअल में एसेक्सुअल प्लांट्स करते हैं और सेक्सुअल जो है एनिमल्स करते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन मैन, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन मैन। मैन के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, तो मैन यानी कि मेल, एक मिनट, मेल एंड फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल एंड फीमेल हैव सेपरेट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ हमारे पास जो है व्हाट इज़ दिस, वी हैव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा फास्ट चलूँगा ताकि समझ भी आए अच्छी तरह और मसला भी ना हो, टाइम भी कंज्यूम ना हो। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेट है मगर फीमेल से कम है। फीमेल का ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है मगर मेल का फिर भी इजी होता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल, बल्कि इसको मैं पिक्चर के साथ साथ दिखा रहा था, नीचे मेरे पास पिक्चर है। ठीक है। सो हम फ़िलहाल जो ये मैंने बॉक्स में इस वक्त कर रहा हूँ इसको फोकस करेंगे, बराबर वाली को छोड़ देंगे, ये बाद में अगर देखना हो देख लेंगे, अभी हम इस पर फोकस करेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास एक एक्सटर्नल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेनिटेलिया होता है, जेनाइटेलिया होता है, एक मिनट, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स याद करना बहुत क्रूशल है। अगर हम ये स्ट्रक्चर्स याद नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं पढ़ सकते। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि जो हमारी पेनिस होती है वो जो और बाहर की तरफ होती है हमारी बॉडी से, और जिसके पास पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। जी ये टेस्टिस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दो बॉल्स जो होती हैं वो लाइंग आउटसाइड द बॉडी इन द सैक लाइक स्क्रोटम। स्क्रोटम टेस्टिस के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्क्रोटम ये यहाँ पर इस तरह स्क्रोटम, इसकी आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस की, दो बॉल्स की, और इसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पेनिस। ठीक है। इट इज़ अ थिक मस्कुलर एंड एलोंगेटेड आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी जो कि रिप्रोडक्शन के लिए काम आती है। ठीक है। विच इज़ यूज, जो आपकी स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए फीमेल वेजाइना के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो हम स्पर्म ट्रांसफ़र होती है वो पेनिस से होती है। ठीक है। सो ईच टेस्टिस जो मैंने बताया अभी कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर हैं और इन स्क्रोटम के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं इस टाइप की, उसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि आपके इन विच रिपीटेड डिवीजन बाय सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। मतलब क्या मैंने कहा, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ट्यूब्यूल्स की स्पेलिंग देख लूँ, एक मिनट, हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर डिवीजन्स होती हैं, जिसकी डिवीजन्स के नतीजे में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है हमारी
वो भी उसी के अंदर होती है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है एक कैविटी होती है एक तरीके से। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कैविटी है जहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया बनता है, जहाँ पे आपके स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आता है दैट वेयर डज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, तो जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ साथ जो हमारे पेनिस के कुछ ऑर्गन्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मैं ये चीज़ें मिटाता जाऊंगा क्योंकि मैं इसी डायग्राम के साथ समझाता रहूँगा, ये चीज़ें आपको लिखनी है तो आप लिखते रहो। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल जो मेल ऑर्गन है हमारे पास उसे हम कहते हैं पेनिस, ये रहा, विच इज़ अ थिक मस्कुलर एंड एलोंगेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ट्यूब टाइप होता है, ट्रांसफ़र के लिए स्पर्म के लिए वेजाइना के अंदर, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी काम आता है। और स्क्रोटम, स्क्रोटम इसकी जो टेस्टिस इसके अंदर पैक होते हैं। अब जो स्क्रोटम है वो क्या है, अ पाउच ऑफ स्किन विच कंटेन्स टेस्टिस। स्क्रोटम क्या है, पाउच है स्किन का जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। और ये कैसे फॉर्म होता है, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट से ये फॉर्म होता है, बनता है। और जो ये जो स्क्रोटम होता है ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसे कूल रखता है, टेम्परेचर को कूल रखता है ये स्क्रोटम। तो ये सारी बातें याद करने की हैं, नोट करने के लिए, जहन में बिठाने के लिए। अच्छा मैंने स्क्रोटम के बारे में बता दिया और पेनिस को मैंने बता दिया कि ये आपका फ्लूइड रिलीज़ करती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, उसमें हमारे पास टेस्टिस हो गया, आप देख सकते हैं। एपिडिडाइमिस हो गया उसके पास, ये रहा एपिडिडाइमिस। वास डेफरेंस हो गया, कहाँ गया हमारा वास डेफरेंस, ये इसे हम कहते हैं डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं हम इसे। और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी ऐसे कि बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेजिकल्स। तो ये आपकी जो स्पर्म होती है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि फ़ीमेल के एग को नॉरिश करती हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेबी, उसके लिए ग्लैंड्स काम आते हैं। जो स्पर्म जो होती है वो थिक होती है जब रिलीज़ होती है, तो और थोड़ी सी मतलब चिपचिपाहट भी होती है, तो वो इन ग्लैंड्स की वजह से होती है, इन हार्मोन्स की वजह से होती है। सेमिनल वेजिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अच्छा अब चूँकि इन्होंने एसएलओ में कहा है कि हर पार्ट को बड़ी अच्छी तरह बताना है, तो मैं हर पार्ट को बताऊँगा। जो टेस्टिस हैं वो 2 ओवल शेप मेल ऑर्गन्स हैं, ये आपके पास टेस्टिस हैं, ये मैं बता रहा हूँ, आप लिख लो उसे अगर आपको याद करना है। वैसे अगर आप सुनना है तो आप सुन लो, क्योंकि लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा और इतना टाइम नहीं है। हमारे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़ेंगे और समझ जा के ही मुझे पढ़वाना है, बस लेबलिंग याद हो और कुछ नहीं। टेस्टिस 2 ओवल शेप मेल ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी बॉल टाइप होते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं, ये हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम हैं जो कि आपकी टेस्टिस के अंदर होती हैं। क्या, हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम। अब जो जर्मिनल एपिथेलियम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, वो करती है बहुत ज़्यादा डिवाइड अपने आप को, यानी कि डिविजन्स करती है और स्पर्मेटोगोनिया प्रिपेयर करती है। स्पर्मेटोगोनिया से आपका जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका मियोसिस के ज़रिए, मियोसिस आपको पता है हाफ सेल्स हो जाते हैं, तो मियोसिस के ज़रिए आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनल एपिथेलियम में बना, फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके बन जाते हैं स्पर्म्स के अंदर जो आप रिलीज़ करते हैं, तो वो थिक फ्लूइड होता है वाइट कलर का। अच्छा ये जो स्पर्म की क्वांटिटी होती है वेरी करती है कि इसको मैं किस तरह बताऊं। अगर आपको मतलब ज़्यादा आप जो हो आपके अंदर मतलब है एनर्जी, और अगर आप उसको बहुत क्या कहते हैं एनर्जेटिकली रिलीज़ कर रहे हो स्पर्म को, तो वो लार्ज अमाउंट में भी निकल सकती है और बहुत ज़्यादा ml मिलीलीटर में भी निकल सकती है और कुछ में कम में भी निकलती है। तो ये वेरी करती है आपकी एनर्जी के ऊपर। अब जो स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी आपके स्पर्म से बने, इसी के साथ साथ कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कुछ, तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में होते हैं, बीच में होते हैं। हो गए, ये जो सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करते हैं। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको सिक्रेट करते हैं जो कि आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके अंदर
टेस्टोस्टेरोन का हाई लेवल होगा, यानी कि वो हर वक्त उन्हें सेक्सुअल डिज़ायर रहेंगे, उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और वो जब स्पर्म रिलीज़ करेंगे तो ज़्यादा स्पर्म निकलती है। सो ये एक फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का। इस हार्मोन की मदद से ही आपके जो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, लॉन्ग पेनिस हो जाती है इसकी वजह से, और जो है आपके चेस्ट पे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं मेल के, और बेयर्ड आना शुरू हो जाती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का ही फंक्शन होता है, ठीक है। और बॉडी पर जितनी हेयरिंग होती है वो सब टेस्टोस्टेरोन के अंदर वजह से होती है मेल के अंदर। अब जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज़ द एपिडिडाइमिस, ये आपको नज़र आ रहा है एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस क्या है आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ द टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब्स अगेंस्ट द टेंटिकल्स, वो सॉरी टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स के ऊपर एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब चढ़ी हुई है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, और ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है मैच्योरेशन और स्टोरेज स्पर्म की लिए। जब हम स्पर्म रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो उसमें एपिडिडाइमिस हम लोग बिल्कुल पॉइंट पर होते हैं कि वो रिलीज़ होने वाली है हमारी पेनिस से, जब हम लोग मतलब बिल्कुल पीक पर होते हैं, तो एपिडिडाइमिस उसको मैच्योर कर रही होती है और उसको स्टोर कर रही होती है ताकि लार्ज क्वांटिटी में निकले। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस। अब हमारे पास, पहले मैं इसको मिटा दूँ दोबारा से, अच्छा जनाब। अब हमारे पास एक टर्म है वास डेफरेंस, यहाँ पर हम जिसे कहते हैं डक्टस डेफरेंस, ये आपको नज़र आ रहा है डक्टस डेफरेंस। तो वास डेफरेंस, यहाँ पर डक्टस डेफरेंस इज़ अ थिन ट्यूब, आपको ये ट्यूब टाइप ही नज़र आ रही है यहाँ पर, जो कि एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होती है और यूरिथ्रा से लेकर पेनिस तक जाती है। एपिडिडाइमिस से लेकर यूरिथ्रा तक और यूरिथ्रा से पेनिस तक जाती है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, जब इजैकुलेशन करते हैं हम लोग, स्पर्म रिलीज़ करते हैं, सो स्पर्म को ये ब्लैडर से लेकर एपिडिडाइमिस तक लाती है, और वहाँ पर जाके जब हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं स्पर्म रिलीज़ करने के लिए, जब हमारे जो है हम लोग मतलब हॉट टाइप कहते हैं, हीट हॉट टाइप जब हो जाती है, तो उसमें फिर इजैकुलेशन होती है, और इजैकुलेशन में जो आपका लार्ज अमाउंट में स्पर्म निकलता है वो आपका वास डेफरेंस की मदद से ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वास डेफरेंस ऑफ द स्पर्म, उसकी वजह से आपकी स्पर्म निकलती है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है और इसका जो सिस्टम है वास डेफरेंस का, वो ये है कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए भी काम आ सकती है, स्टोरेज के लिए भी काम आ सकती है, और रिलीज़ ऑफ मेल गैमेट्स या फिर स्पर्म के लिए भी काम आ सकती है। दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द वास डेफरेंस। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स, जो कि आपकी स्पर्म को नॉरिश करते हैं, स्पर्म को थिक बनाते हैं, उसको फ्लूडी बनाते हैं। और जब ये स्पर्म आपकी यूरिथ्रा के अंदर जाती है, सो वहाँ पर यूरिथ्रा आपको ये नज़र आ रहा है, ये जब हमारी पेनिस जो लॉन्ग होती है एजैकुलेशन के दौरान, सो वहाँ पे जो एक मतलब एक हार्ट टाइप जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है एलोंगेटेड यूँ करके, बिल्कुल इस तरीके का। सो इस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर के अंदर जो ये लाइंस जा रही हैं, इससे हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो ये आपकी स्पर्म को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी काम आता है। तो जब आपकी वास डेफरेंस यूरिथ्रा तक आपकी स्पर्म आई फॉर द एजैकुलेशन, तो अब कुछ वेसिकल्स, कुछ ग्लैंड्स का काम होता है। सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर होते हैं वास डेफरेंस से नीचे, जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन क्या है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके वास डेफरेंस से अटैच हैं ब्लैडर की एक साइड पर। अब जो येलोइश स्टिकी फ्लूइड होता है ना स्पर्म के अंदर, येलोई स्टिकी कुछ येलोइश फ्लूइड होता है, नज़र नहीं आता, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता, वाइट ही होता है वैसे तो स्पर्म, मगर जो येलोइश फ्लूइड होता है स्पर्म के अंदर, वो सेमिनल वेसिकल्स की मदद से आता है। उसके अंदर फ्रक्टोज होता है, शुगर होती है। स्पर्म हमेशा स्वीट होती है, तो उसकी क्योंकि स्वीट इसलिए होती है क्योंकि जब टेस्ट करते हैं तो स्वीट होती है, तो मतलब वो येलोइश होती है, तो उसके अंदर फ्रक्टोस होता है। तो ये सेमिनल वेसिकल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं। फ्रक्टोस इज़ अ शुगर। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नज़र आ रहा है, ये हार्ट टाइप स्ट्रक्चर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपका इजैकुलेटरी डक्ट्स यानी कि वास डेफरेंस को यूरिथ्रा के नीचे कनेक्ट करता है, सॉरी यूरिथ्रा के बिल्कुल बेस पर और ब्लैडर के बिल्कुल नीचे। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका रिस्पॉन्सिबल है सेमेन की प्रोडक्शन के लिए। सेमेन क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है। स्पर्म के जितने भी सेल्स होते हैं ना, स्पर्म के जितने भी सेल्स वो एक फ्लूइड में आते हैं, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सेमेन। तो हम स्पर्म और सेमेन कह सकते हैं एक जैसे हैं, सेमेन और स्पर्म एक जैसे हैं। तो प्रोस्टेट फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड भी कहते हैं हम, जो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज़ करते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड या फिर सेमिनल फ्लूइड।
इसी के साथ साथ एक और ग्लैंड है हमारे पास, बल्बो यूरिथ्रल। ये जो कुछ इस टाइप के नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑर्बिटल शेप में, इसे हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। तो ये भी इनका मेन फंक्शन है। तो कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? ये दो स्मॉल लोकेटेड ग्लैंड्स हैं आपके यूरिथ्रा की साइड पर, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होते हैं ये, ठीक है। तो ये भी वही आपकी स्पर्म की नॉरिशमेंट के लिए काम आता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे अब अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे कुछ ही पार्ट्स पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, और बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम देखें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल का तो बहुत आसान होता है, बस एक पेनिस ही होती है जो कि सारा काम कर रही होती है। बाकी अदर जो वर्क है वो वेजाइना का होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, जो कि आपकी पेनिस को अपने अंदर लेते हैं। तो वो वेजाइना का स्ट्रक्चर है जो जिसके अंदर आपकी पेनिस जाती है, और वहाँ पर जाके आपकी स्पर्म जब रिलीज़ होती है तो फॉर्मेशन होती है एक बेबी की, ठीक है। सो अब जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहली टर्म है वो है ओवरीज़। ओवरीज़, ठीक है। तो ये ओवरी आपको ये नज़र आ रही है, ये, ठीक है। तो ये होती है ओवरी। अच्छा, अब ओवरीज जो हैं दो होती हैं, जो कि आपकी यूटीरस के अपोजिट साइड्स पर होती हैं। फीमेल के यूटीरस आपका यहाँ पे हाईलाइटेड है या नहीं है, पहले मैं देख लूँ। यूटीरस, चले मैं इस तरह है, यूटीरस ये है, यूटीरस के अपोजिट साइड पर होती हैं, ठीक है, एक राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर। अच्छा, ईच ओवरी इज़ द साइज़ ऑफ एन आलमंड। जो एक बादाम होता है ना, उसके साइज़ की तरह एक ओवरी होती है, ठीक है, बादाम के साइज़ की तरह। ओवरीज जो हैं आपकी यूटीरस से अटैच होती हैं, किसके ज़रिए? फैलोपियन ट्यूब्स के ज़रिए। फैलोपियन ट्यूब्स क्या हैं? ये जो ट्यूब्स हैं, जैसे कि वास्ट डिफरेंस मेल में होती हैं, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। और इस वक्त जो मैं बात बता रहा हूँ, दैट वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फैलोपियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवीडक्ट के अंदर। ओवीडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्यूल एक ही बात है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जब स्पर्म और एग मिलता है। तो फंक्शन ऑफ ओवरीज का क्या है? ये ओवरीज जो हैं आपके हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, 4 तरीके के हार्मोन। ये हर बुक में नहीं मिलेगा, मैं बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। तो ये हार्मोन्स जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है विद द मेल, और जब आप पेनिस आपके अंदर होती है, या आप मतलब कुछ भी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल जो भी हो रहा होता है, उसके दरमियान जो फीमेल की बॉडी है वो मतलब रेड एंड कलर हो जाती है, और मतलब एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। और जो आपका सर्विक्स है, जो मैं अभी बाद में पढ़ाऊँगा, या वेजाइना है, वो आपका बहुत ज़्यादा फ्लूइड से भर जाता है, ब्लड से भर जाता है, और मतलब वो बड़ा आगे का प्रोसेस है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, वो हम सबको पता होता है मोस्टली, तो कोई बताने की बात नहीं क्या होता है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन का फंक्शन, एस्ट्रोजन को जो है इसका फंक्शन ये है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि फ़ीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट, बल्कि मैं लिख नहीं रहा, आप इसको लिख लो, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में मतलब फ़ीमेल के जो चेस्ट है वो उनके इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, और जो मतलब उनके जो भी चेस्ट पे जो उनके ऑर्गन्स होते हैं, जो 2 होते हैं, वो इनलार्जमेंट हो जाती है उनकी, और फीमेल की वॉइस थोड़ी थिन होती है, लो होती है, और फीमेल के अंदर जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होती हैं। इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन का फंक्शन है कि ओवेरियन फॉलिकल्स जो होती हैं, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बाद में पढ़ाऊँगा, उसकी मैच्योरेशन, ओवेरियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन भी एस्ट्रोजन कराती है, और बोन टिश्यू की फॉर्मेशन और मेंटेनेंस, और यूटेरीन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो यूटीरस की जो वॉल होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी काम आती है एस्ट्रोजन, और बोन टिश्यूज़ की मेंटेनेंस और फॉर्मेशन के लिए भी। और यही नहीं, जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है फीमेल के अंदर, तब भी एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपकी
स्टिमुलेट करता है सिक्रेशंस को। एंडोमेट्रियम एक लाइनिंग होती है यूटिरस की, ये आपको नज़र आ रही है एंडोमेट्रियम। सो एंडोमेट्रियम को सिक्रेशन में मदद करता है, एंडोमेट्रियम को प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, ताकि एग की इम्प्लांटेशन हो, एग यहाँ पर आके रुक सके यूटिरस के अंदर। इसलिए हम इसको एंडोमेट्रियम के लिए प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है यूटिरिन वॉल के अंदर, और प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करता है वो भी प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करता है? एक प्लेसेंटा होता है, बैरियर होता है मदर के दरमियान और बेबी के दरमियान। ये बेबी है फॉर एग्जांपल और ये मदर का ब्लड है, इसके दरमियान जो बैरियर मैंने दिखाया है ये प्लेसेंटा होता है। ये रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन को, और प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। और जब आपकी चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाता है, फिर आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मगर जब आपकी चाइल्ड बर्थ के दौरान प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ यूटेरिन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एंडोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और एग प्रिपरेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए काम आता है, और सिर्फ प्लेसेंटा रिलीज़ करता है, और चाइल्ड बर्थ में प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। रिलैक्सिन एक हार्मोन है, जब आपकी चाइल्ड बर्थ हो जाती है फीमेल की तो उसको मतलब रिलैक्स करने के लिए वेजाइना को, और प्यूबिक जो लिगामेंट्स होते हैं, जो आपकी फ़ीमेल की प्यूबिस साइड पर जो लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर, चाइल्ड लेबर के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है। इनहिबिन एक हार्मोन मैंने दिखाया यहाँ पे लिखा। सो इनहिबिट्स जो है, इनहिबिन का मतलब है इनहिबिट करना, रोक देना। तो ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे उसको इनहिबिट कर देता है। कौन? इनहिबिन। किससे निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ओवरीज का जो अदर फंक्शन है वो क्या है? oogenesis। अभी हमने पढ़ा जर्मिनल एपिथेलियम में मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्म। और यहाँ के अंदर ओवरी के अंदर oogenesis होती है, प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, ये सब, ठीक है। oogonia पहले होता है, oogonia के बाद प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो ये इनहिबिन का फंक्शन था कि ये आपकी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप करता है, इनहिबिट कर देता है। और ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो यहाँ तक हमने इसके हार्मोन्स का फंक्शन पढ़ा फीमेल। अब इसी के साथ साथ हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट के बारे में। तो मैंने दिखा दिया कि भाई ओविडक्ट क्या होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। जब मेल पेनिस अंदर जाती है वेजाइना के और यहाँ से स्पर्म रिलीज़ होती है, ये स्पर्म आपकी ट्रैवल करते 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 आपकी फैलोपियन ट्यूब पे जाती है और एग को फर्टिलाइज़ करती है, एग को फर्टिलाइज़ करती है। द फैलोपियन ट्यूब्स या फिर यूटेरिन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स या फिर यूटेरिन ट्यूब्स, ये थिन ट्यूब्स हैं जो कि आपको यूटीरस को ओवरीज से कनेक्ट करती हैं, यूटीरस को ओवरीज से कनेक्ट करती हैं। तो वो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं या फिर ओविडक्ट्स होती हैं, ठीक है। ये काम हो गया। इसी के साथ साथ दे आर वाइडर नियर द ओवरीज एंड थिन नियर द यूटीरस। आप देखें यहाँ पे वाइडर हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स और ओवर यूटीरस की तरफ जाके थोड़ी स्मॉल हो गई, थिन हो गई, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब्स का फंक्शन क्या है? ओवम की फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म के ज़रिए टेक्स प्लेस करती है। कौन से पार्ट में? फैलोपियन ट्यूब्यूल के प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल, डिस्टल नहीं, प्रॉक्सिमल पार्ट में आपके फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम की स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होती है वो टेक प्लेस करती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ जो इनका एक और फंक्शन है द फर्टिलाइज एग, जो आपका फर्टिलाइज हुआ हुआ एग है वो आपकी यूटीरस के अंदर जाता है और वहाँ पर जाके वो इम्प्लांट होता है, यानी कि रुक जाता है और वहाँ पर वो ग्रो करता है और डेवलप करता है। और यही ट्यूब जो है आपकी एग को ट्रांसफ़र करती हैं ओवरीज से यूटीरस तक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग को ओवरीज से लेकर यूटीरस तक ट्रांसपोर्ट करेंगी। और हमारे पास कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। तो ये क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये होते हैं, ये प्रोजेक्शंस होती हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ये जब आपका एग मूव कर रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और ओवरी की तरफ जा रही होती हैं, टुवर्ड्स द ओवरी। और जो फिम्बरी हैं ये आपकी ओवरी से कनेक्ट होती हैं। तो ये भी फंक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे यूटीरस की। जो मैंने बताया यूटीरस की आपकी 3 लेयर्स होती हैं,
एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपकी यूटेरिन कैविटी। ठीक है। अच्छा, अब जो यूटेरस है इसके अंदर आपका फर्टिलाइज हुआ हुआ एग, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, वहाँ से जब एग आपका आता है तो वो यूटेरस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओ यूटेरस इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉम्ब, फीमेल वॉम्ब, जहाँ पे एग आपका रहता है। अच्छा, एक पार्ट होता है फंडस ऑफ यूटेरस। क्या? फंडस, फंडस ऑफ यूटेरस। तो इसका फंक्शन क्या है? ये रहा फंडस ऑफ यूटेरस, ये आप देख सकते हैं। तो फंडस ऑफ यूटेरस का फंक्शन ये है, द पोर्शन वेयर फैलोपियन ट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड। इस पोर्शन से फैलोपियन ट्यूब्यूल्स आपकी अटैच होती हैं फंडस यूटेरस से। इट इज़ द अपर एंड हॉलो पार्ट। अगर एमसीक्यू में आया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द अपर एंड हॉलो पार्ट विच इज़ दैट, तो हम बताएंगे फंडस यूटेरस। और कॉर्पस ऑफ यूटेरस भी होता है, कॉर्पस। तो कॉर्पस का जो यूटेरस है उसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। कॉर्पस, कॉर्पस ऑफ द यूटेरस, इट इज़ द लार्जर मिडिल पार्ट ऑफ द यूटेरस, लार्जर मिडिल पार्ट ऑफ द यूटेरस। इट इज़ प्रोवाइडेड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रायो को, जो आपका एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो आपका बेबी डेवलप हो रहा होता है उसको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और बेबी जब आपका फीमेल बर्थ में बाहर आ रहा होता है वजाइना से, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन भी कॉर्पस ऑफ यूटेरस करता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आई है सर्विक्स। सर्विक्स आप देख सकते हो, ये रहा सर्विक्स। सो सर्विक्स ऑफ द यूटेरस इज़ द टेपर्ड इन्फीरियर रीजन ऑफ द यूटेरस। इन्फीरियर यानी कि ये इन्फीरियर रीजन होता है यूटेरस का, जो टेप हुआ हुआ होता है। इट इज़ ए नैरो कनेक्शन बिटवीन यूटेरस बॉडी, यूटेरस बॉडी के दरमियान एक नैरो कनेक्शन होती है और वेजाइना के साथ। यूटेरस बॉडी जो है आपकी लाई करती है वेजाइना से ऊपर, ठीक है, और वेजाइना जो है आपका नीचे होता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो अगर पेनिस सर्विक्स तक चला जाता है, अगर पेनिस इतना लॉन्ग है कि आपका सर्विक्स तक चला गया, तो वहाँ पे जब पेनिस की जब इनसाइड एंड आउटसाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है वेजाइना के साथ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो फीमेल भी एजैकुलेशंस करती हैं। फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं स्क्विर्टिंग। तो स्क्विर्टिंग जो आपका फ्लूइड निकलता है वो सर्विक्स को दबाने से निकलता है। लाइक कुछ जो सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं उसमें ये होता है कि भाई फिंगरिंग टाइप होती है, तो वो सर्विक्स के अंदर फिंगरिंग होती है। तो सर्विक्स आप जो फीमेल का होता है वो फ्लूइड रिलीज़ करता है, इससे हम कहते हैं स्क्विर्टिंग। या पेनिस अगर आपके अंदर पहुंच गई सर्विक्स तक और उसने अगर सर्विक्स को खोल दिया तो वो स्क्विर्टिंग होती है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ द सर्विक्स। और प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल है, ये आपको यूटेरस से प्रोटेक्ट करती है प्रेगनेंसी के अंदर। और सर्विक्स की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो थिक सर्विकल म्यूकस जो मैंने बताया प्रोड्यूस करती है, जो कि आपके सर्विकल कैनाल को प्रोटेक्ट करती है। और एक म्यूकस प्लग होता है जो कि आपके दरमियान होता है सर्विक्स के अंदर। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होती है, दिस म्यूकस बिकम्स थिन। ये जो म्यूकस सिक्रेट होता है सर्विकल एपिथेलियम से वो थिन हो जाता है और स्पर्म को यूटेरस के अंदर पास करने देता है। जब मेल पेनिस अंदर जाती है तो जाहिर सी बात है सर्विक्स भी उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, वो भी फ्लूइड्स रिलीज़ कर रहा होता है। तो वो ऐसे फ्लूइड रिलीज़ करता है कि आपकी जो स्पर्म है वो अंदर चले जाती है यूटेरस के अंदर। फीमेल पार्ट्स का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो है वेजाइना। ये वेजाइना इज़ द मस्कुलर पार्ट, और ये आपकी जो फीमेल होती है उसकी वल्वा से लेकर वल्वा होता है, एक पार्ट होता है वल्वा से लेकर एक्सटेंड होता है सर्विक्स तक। वल्वा से सर्विक्स तक जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे वेजाइना। और बिटवीन वल्वा एंड वेजाइना देयर इज़ अ लेयर देन टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड हाइमेन। एक लेयर होती है हाइमेन जिसे हम कहते हैं, वो होती है प्रेजेंट वेजाइना वल्वा के दौरान। और वेजाइना का रोल क्या है, स्पर्म को कलेक्ट करना मेल की बॉडी से। जब मेल पेनिस वेजाइना के अंदर जाती है तो उसको कलेक्ट कौन करती है, वेजाइना। और स्पर्म्स को इनटेक भी वेजाइना करता है और वेजाइना अंदर तक लेकर जाता है मेल की स्पर्म को, ठीक है।
और वेजाइना इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल, जहाँ पर बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस कर रहा होता है, जैसे ही बेबी आपका बाहर आता है तो वो इलास्टिक हो जाती है बर्थ कैनाल, इलास्टिक। वेजाइना इज़ प्रोटेक्टेड बाय लेबिया माइनोरा। किससे प्रोटेक्ट होता है वेजाइना? लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा आपके जो है फीमेल जेनाइटेलिया पार्ट्स होते हैं, इसकी मदद से जो पेनिस वेजाइना होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा, अब जो हमारा मतलब देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब हम आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, और उसके बाद हम लास्ट टच देंगे एसटीडीज़ को और हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। अब मैं यहाँ पर ला रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की डायग्राम। इस डायग्राम को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है इसको समझना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इतनी आसान है कि बच्चे इसको जो है ना मतलब हवा बना देते हैं, और हालांकि बहुत ही आसान होती है। बस इसके अंदर जो है ना हार्मोनल कंट्रोल याद करना ज़रूरी है कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ हो रहा है, ये याद रखना ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारे पास जो सबसे अच्छा टर्म है वो सबसे पहले तो ये है कि एक हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। फॉलिकल से ओवम का निकलना, ये फॉलिकल है, इसके अंदर ओवम है, फॉलिकल से ओवम का निकलना इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। और ओनली वन ओवम या वन एग, फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम ओवम कहते हैं, इज रिलीज्ड एट वन टाइम, एक टाइम के अंदर। दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ दोबारा से। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको बस ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं लिखूँगा वो याद करने की ज़रूरत है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिस दौरान फीमेल रिप्रोडक्शन कर रही होती है, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब आप बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, और नहीं भी होती तो उसे भी हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंप्राइज टोटली ऑफ 28 डेज, 28 दिन की होती है। ठीक है, ये टर्म्स बड़ी याद रखने वाली हैं। ये अगर समझ लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल तो रिप्रोडक्शन समझ लिया पूरा। इसके अलावा कहीं और से MCQs ही नहीं आते मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा रिप्रोडक्शन से। 28 दिन की होती है, और किसके ज़रिए रेगुलेटेड होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। पिट्यूटरी के जो गोनेड्स हार्मोन्स होते हैं ना, गोनेडोट्रोपिन्स, उनकी मदद से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आप फीमेल के अंदर चल रही होती है। तो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स की मदद से मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस करती है फीमेल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 4 फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं? 4 फेजेस। नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन फेज, या फिर M फेज। ठीक है। नंबर 2 फॉलिक्यूलर फेज, या फिर हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर F फेज। थर्ड फेज हम कहते हैं ओव्यूलेशन, क्या होती है बता चुका हूँ, या फिर O फेज। फोर्थ हम कहते हैं ल्यूटल फेज, या फिर L फेज, या फिर सेक्रेटरी फेज। तो ये 4 फेजेस के तो पहले नाम याद कर लो भाई। ये नाम याद हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को मैं नीचे ले आता हूँ।
और समझते हैं भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है फीमेल के अंदर। सो द फर्स्ट फेज वी हैव दैट इज़ द एम फेज विच इज़ द मेंस्ट्रुएशन फेज। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एम फेज। एक मिनट, डायग्राम के अंदर, ग्राफ के अंदर ये लाइन जो नज़र आ रही है एम फेज, ठीक है। सो एम फेज़ जो होता है तकरीबन 1 से लेकर 5 डेज़ तक का होता है। ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये जो लाइन है ये 4 तक जा रही है, तो हम 0 से काउंट करेंगे तो टोटल 1 से लेकर 5 डेज़ हो गए। तो एम फेज़ कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 डेज़ फ्रॉम द 28 डेज। 28 दिन में से 1 से लेकर 5 तक का डे होता है। इसका जो पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फेज़ ऑफ ऑनसेट ब्लीडिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है फीमेल को, उसे हम कहते हैं एम फेज़। डेब्रिस टिश्यू एक टिश्यू होता है, वो आपका इसमें ब्लीडिंग कराता है। इसी के साथ साथ ब्लड जो है आपका फीमेल का डिस्चार्ज हो जाता है वेजाइना से। फीमेल ब्लड डिस्चार्ज हो जाता है वेजाइना से। और ये जब होता है ये वाला फेज़ व्हेन नो फर्टिलाइजेशन अकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती इंटरकोर्स के बाद सेक्सुअल, तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है। नो फर्टिलाइजेशन हैज़ अकर्ड, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर एमसीक्यू में है विच फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट कंटेन द फर्टिलाइजेशन फेज़, यू विल मार्क द एम फेज़। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन था, मैंने बताया था प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन क्या होती है, बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है मैं बताऊंगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है, और जो एंडोमेट्रियम होती है यूटिरस की इनसाइड वाली वॉल ब्रेक ऑफ या ब्रोक ऑफ, वो फट जाती है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया फीमेल का एम फेज़। नाउ द सेकेंड फेज़ टुवर्ड्स विच वी आर मूविंग इज़ द एफ फेज़ और द प्रोलिफरेटरी फेज़ और द फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। सो फॉलिकुलर फेज़ जो होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट, ये 6 to लेकर 12 डेज़ का होता है। ये 6 to लेकर 12 डेज़ का होता है, यानी कि टोटल आप फीमेल के 7 डेज़ का होता है, 7 दिनों का, ठीक है। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल। डेवलपमेंट ऑफ मैनी फॉलिकल्स इन ओवरी, क्या कहा, डेवलपमेंट ऑफ मैनी फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं, ये इस टाइप के गोल गोल ये फॉलिकल्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैनी फॉलिकल्स इन ओवरी, ओवरी के अंदर, फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाके रुकेगी, ग्रैफिन फॉलिकल तक। कहाँ तक, ग्रैफिन फॉलिकल तक। ये डेवलपमेंट हो गई, हाँ भाई समझ आ गया। ओनली 1 फॉलिकल ग्रोज विथ प्राइमरी oocyte, यानी कि एक फॉलिकल 1 प्राइमरी oocyte, मैं पी oocyte लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। 1 फॉलिकल ग्रो विथ 1 प्राइमरी oocyte, और जो बाकी होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि एक फॉलिकल रहेगा ग्रैफिन फॉलिकल, वो प्राइमरी oocyte के साथ जाएगा और बाकी सारे हट जाएंगे, और जो बाकी सारे डीजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उस फेज़ को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। उस पार्ट को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया, जो बाकी ग्रैफिन फॉलिकल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर आप देख सकते हो हाई जो है सबसे ज़्यादा डायग्राम में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH इसको इनिशिएट करता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और FSH जो है ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज़ एस्ट्रोजन। बड़ी आसान बात है भाई, ये फेज़ में फॉलिकल हाई होगा, FSH
पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और यही एफएसएच ओवरी को कहेगा कि भाई एस्ट्रोजन निकालो। एस्ट्रोजन रिलीज़ हो गया। कहाँ से रिलीज़ हुआ एस्ट्रोजन? ओवरी से। तो ओवरी ने तो उसको फोर्स किया कि निकलो, मगर निकला कहाँ से? डीजेनरेट फॉलिकल्स, जो आपके फॉलिकल के जो कुछ डीजेनरेट पार्ट से जो ख़त्म हो गए थे वहाँ से निकला एस्ट्रोजन। किसके स्टिमुलेशन पे? एफएसएच के स्टिमुलेशन पे और ओवरी की स्टिमुलेशन पे। ठीक है। और यहाँ पर एस्ट्रोजन जैसे ही निकला, एस्ट्रोजन ने कहा भाई अब मैं तो निकल गया, एफएसएच तुम जाओ घर। उसने एफएसएच को कर दिया स्टॉप। ठीक है। और जो यूटेरीन वॉल होती है एंडोमेट्रियम, वो हो गई थिक। ये भी बड़ी आसान बात थी, इसमें भी कोई मसला नहीं था। अब आ जाओ नीचे। सही है। यहाँ पर आपका जो है एफएसएच फेज़ भी हो गया। इसी के साथ साथ जो है अब ओ फेज़ होता है। ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन फेज़। तो ये जो होता है तकरीबन, ये आपको नज़र आ रही है लाइनिंग ओव्यूलेशन की, ये स्टार्ट होती है 13 से 15 डेज़ तक। नज़र भी आ रहा होगा ग्राफ में, 13 से 15 डेज़ तक, टोटल 3 डेज़ की होती है ओव्यूलेशन फेज़। जब एफएसएच को कहा एस्ट्रोजन ने कि तुम घट जाओ, डिक्रीज़ हो जाओ, और एस्ट्रोजन ने कहा मैं तो बढ़ गया, मैं तो हाई लेवल में हो गया। सो इसी दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल पहुंचा और पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा कि भाई मैं तुम दोनों को कैसे जीतने दूँ। उसने कहा मैं हार्मोन रिलीज़ कर रहा हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अब बढ़ गया उसका लेवल ज़्यादा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने जब बढ़ा तो उसने की ओव्यूलेशन, यानी कि उसने ओवम को रिलीज़ कर दिया। उसने की ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज़ ऑफ मेच्योर एग या फिर सेकेंडरी oocyte या फिर मैच्योर एग को रिलीज़ करवाया इनटू द ओविडक्ट, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर। जब सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन से निकला, ओवम से निकला और ओविडक्ट में गया, तो सेकेंडरी oocyte ओवम से तो निकला, या ओवम निकला, सॉरी, सेकेंडरी oocyte या ओवम या फिर एग एक ही बात है। तो वो कहाँ से निकला? वो एग कहाँ से निकला? रप्चर, जो फट चुकी थी ग्रैफिन फॉलिकल्स, वहाँ से निकला। जब ग्रैफिन फॉलिकल्स फटेंगी जब भी तो ओवम निकलेगा ना, एग या सेकेंडरी oocyte LH के स्टिमुलेशन के दौरान। तो यह आपका हो गया L फेज़ या ल्यूटल फेज़। अच्छा जनाब, अब जो लास्ट फेज़ है दैट इज़ ऊ फेज़ हो गया हमारा। ओव्यूलेशन था ना वो, तो ऊ फेज़ था। अब जो लास्ट है वो है हमारा L फेज़, ल्यूटिनाइजिंग फेज़। सो ये होता है तकरीबन 15 से लेकर 28 दिन तक का, यानी कि 14 दिन का टोटल। ये आप देख सकते हैं ल्यूटल फेज़। ठीक है। सो जब LH ने कहा कि भाई ग्रैफिन फॉलिकल तुम हट जाओ, सॉरी ग्रैफिन फॉलिकल नहीं, रप्चर फॉलिकल, जहाँ से ओवम निकला था, रप्चर फॉलिकल को कहा LH ने कि भाई तुम निकल जाओ और ओवम निकाल दो, एग निकाल दो। जब रप्चर फॉलिकल हुआ, रप्चर का मतलब फटना, जब फॉलिकल फट गया, रप्चर हुआ, तो एक येलोइश बॉडी नज़र आई, येलोइश बॉडी। उस येलोइश बॉडी का नाम क्या था? कॉर्पस ल्यूटियम। ये रहा येलोइश बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम। किसके फटने से? फॉलिकल के। किसकी मदद से? LH की मदद से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से। सो कॉर्पस ल्यूटियम ने स्टार्ट कर दिया प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन। इसने कहा भाई अब मैं तो दोबारा से प्रोजेस्टेरॉन को स्टार्ट कर रहा हूँ रिलीज़ करना। प्रोजेस्टेरॉन ने ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम में मदद की। एंडोमेट्रियम इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरिन वॉल। प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए कहा और यूटेरस को कहा कि अगर तुम्हें प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे हूँ,
यूटीरस फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, यूटीरस को कहा कि मैं पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए मौजूद हूँ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये तो जब बताया मैंने मेंस्ट्रुअल फेज जब बताया, एल फेज जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया रप्चर फॉलिकल से। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को क्या कर देगा, स्टॉप, और इसी के साथ साथ आपका दोबारा शुरू हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन फेज, विच इज़ द फेज़ ऑफ नो फर्टिलाइजेशन। सो ये फंक्शन था कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरॉन का एल फेज के अंदर। तो दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप समझ आई होगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मगर कोई मसला नहीं है, आसान है। और इसी के साथ साथ हम इस चैप्टर के एंड टॉपिक पर पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द फाइनली सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसे हम कहते हैं एसटीडी। तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं एसटीडीज़, ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट की मदद से जब पेनिस वजाइना के अंदर जाती है, या फिर जब लिप टू लिप किसिंग होती है, या फिर अदर किसिंग्स होती हैं बॉडी पार्ट पे, उसकी मदद से। वैसे तो ज़्यादातर स्पर्म या वजाइना का, स्पर्म या फिर पेनिस या फिर वजाइना के मिलने से होती है डिजीज़ एसटीडीज़, ठीक है। सो ये कभी कभार जो है बर्थ के दौरान भी हो सकती हैं, जब बर्थ दे रही होती हैं फीमेल्स बेबी को, उसके दौरान भी हो सकती है डिजीज़, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान भी हो सकती है, और ब्रेस्ट फीडिंग जब करा रही होती हैं फीमेल्स उसमें भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो मतलब पेनिस या अंदर जाती है वजाइना के, तो जब हो सकती हैं। तो इसके जो कुछ टाइप्स हैं या कुछ इसके जो डिजीज़ हैं कॉमन, नंबर 1 इज़ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी हम वायरस में पढ़ चुके हैं चैप्टर में फर्स्ट ईयर के, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका जो मेजर कॉन्टैक्ट है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो उसकी मदद से ये फैलता है, जब भी कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ हुआ जाता है। नंबर 2 विच इज़ साइफिलिस, या साइफिलिस। साइफिलिस इज़ द कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विच इज़ ट्रिपोनीमा पैलिडम। किससे कॉज किया जाता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। अगर ये दोनों याद नहीं हो रहे तो एक वर्ड याद कर लो, या पैलिडम याद कर लो या ट्रिपोनीमा याद कर लो, ताकि एमसीक्यू में अगर आया कि साइफिलिस किस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है तो आप बता दो या तो ट्रिपोनिया आपका आ जाएगा या पैलिडम। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को डैमेज करता है, लाइक आइज़, बोन्स के जॉइंट्स को डिजीज़ दे देंगे या कॉजेज़ दे देंगे। आइज़ डैमेज हो गई, बोन्स जॉइंट्स के डैमेज हो गए, बोलेंगे कौन सी कंडीशन, तो आप बताओगे साइफिलिस है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और स्किन को भी डैमेज करता है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। नंबर 3 विच इज़ गोनोरिया। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय द अनदर बैक्टीरिया विच इज़ द नेजेरिया गोनोरिया। इसका बस ये वर्ड याद कर लो, नेजेरिया, बस इसकी मदद से ये फैलता है। और किसको अफेक्ट करता है ये वायरस, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया किसको अफेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूआईटी। यूआईटी मीन्स यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है ये वायरस। अगर बेबी इस म्यूकस मेम्ब्रेन से पास हो गया जो गोनोरिया वायरस से अफेक्टेड है या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से निकल गया, तो उसको क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा और उसके आई इन्फेक्शंस होंगे और ये ज़्यादातर जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, ठीक है, गोनोरिया। और जो नंबर 4 विच इज़ द हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स इज ऑल्सो द वायरस नेम। इट इज़ कॉल्ड बाय द नोन वायरस विच इज़ द हर्पिस वायरस है, उससे फैलता है। और ये जो ज़्यादातर फैलता है ये लिप किसिंग से फैलता है, यानी कि स्किन टू स्किन किसिंग से फैलता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, पेनिस टू वेजाइना। और ये ब्लिस्टर्स फॉर्म कर देता है, कहाँ पर,
ऑन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, या वेजाइना में या पेनिस में ब्लिस्टर्स होते हैं कुछ, वो फॉर्म कर देता है, एरिया ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। तो यहाँ हमने अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म किया विद द लास्ट टॉपिक STDs। तो अब हम इसके MCQs करते हैं। तो इसी के साथ साथ हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे। कुछ बॉटनी पार्ट के भी होंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम टिक करेंगे। सो द फर्स्ट MCQ डेवलपिंग सीड अ रिच सोर्स ऑफ, इसका ऑल ऑफ दीज होगा, सिलेबस में नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाइनरी फिजन इज सीन इन प्लेनेरिया में देखी जाती है, ये भी सिलेबस में नहीं है। अब आया है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्रीज ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने को कहता है भाई? यूटिलाइजिंग हार्मोन LH। बडिंग इज फाउंड इन यीस्ट, ये तो उसका है, सिलेबस में नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स टू डेवलप फ्रॉम ओवरी, ये भी सिलेबस में नहीं है। अ क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज सेल्स अराउंड ईच एग सेल इज कॉल्ड, मैंने बताया था फॉलिकल्स, जो कि आपके एग सेल के बाहर होते हैं क्लस्टर्स में। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग बर्थ इन ह्यूमन फीमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अमेबा इज रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय, ये तो नहीं है सिलेबस में, बडिंग होगा शायद, इसका सिलेबस में नहीं है। बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरस्टिशियल सेल्स विच सिक्रेट, क्या सिक्रेट करते हैं भाई? मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन। डिप्लॉइड 2N इज ऑलवेज जाइगोट। बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वही बात आ गई कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। आफ्टर फ्लशिंग प्लांट फूड डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी वॉल, ये भी सिलेबस में नहीं है। एन इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो, ये भी सिलेबस में नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम इज जिंजर, नॉट इन सिलेबस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ जेनाइटल हर्पिस इज अ, क्या है भाई? वायरस है, नाम से पता चल रहा है जेनाइटल हर्पिस या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वायरस है भाई, वायरस। A corn developed into new garlic plant, this is a process of पता नहीं क्या है इसका भाई, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तकरीबन सारे MCQ सही थे हमारे सिलेबस के। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमने अपना जो है चैप्टर ख़त्म किया रिप्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ेंगे।